आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन, है ना। तो संसाधन क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन इस चैप्टर का नाम है। तो हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन ये सब क्या होता है, ठीक है। तो संसाधन के बारे में आप लोग जो है कि पहले के क्लासों में भी पढ़े होंगे। मानव के उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं सब के सब संसाधन कहलाते हैं, है ना। या उपयोग में आने वाली, मानव या ऐसे लिख रहा है कि उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। जो उपयोग में नहीं आता है वो संसाधन नहीं है, लेकिन जो उपयोग में आता है वो सब संसाधन है। जैसे ये मार्कर है, इससे मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताने का कोशिश कर रहा हूँ, तो ये संसाधन है। ये व्हाइट बोर्ड है, इस पर मैं लिख करके आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है ना। यहाँ पर जो लाइट वगैरह है तो ये संसाधन है, ये उपयोग में आ रहा है। जैसे आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, उसका आप उपयोग में आता है वो चीज़ें, तो वो आप संसाधन है। लेकिन ऐसी साइकिल, ऐसी मोटरसाइकिल जो कबाड़ में पड़ा हो, कोई उपयोग का नहीं हो, है ना, उसका उपयोग ही ना हो रहा, तो वो संसाधन नहीं होगा। जैसे कोई लकड़ी है, उसका टेबल बना लिए, फर्नीचर बना लिए, तो उपयोग में आ रहा है तो वो संसाधन है। लेकिन कोई लकड़ी जो है किनारे में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, तो वो संसाधन नहीं है। तो एक बात तो समझ में आ गया होगा कि उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं होता है वो संसाधन कहलाता है, जो उपयोग में नहीं आता है वो संसाधन नहीं होता है। अब उपयोग में आने वाली जो चीजें हैं, जो संसाधन है, इसमें भी दो तरह के संसाधन आपको मिलेगा। एक मिलेगा आपको जैव संसाधन, यानी ऐसा संसाधन जिसमें जीवन है, और एक मिलेगा अजैव संसाधन, ठीक है, एक अजैव संसाधन। एक बात और आपको थोड़ा याद रखना है संसाधन के उदाहरण में, ठीक है, कि आजकल जो है ना सेवाओं को भी जो है वो संसाधन में शामिल किया गया है, ठीक है। अब ये सेवा क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई कवि है, कवि का जो कविता का रचना होता है, कवि कविता का रचना करता है, उससे जो है कि उनको रुपया पैसा या जो भी होता है उससे वो संतुष्ट होता है। यानी कि और जो शायर होता है वो शायरी का रचना करता है, जो चित्रकार होता है चित्रकारी करता है, उससे ही उसका थोड़ा कमाई होता है। कमाई से ही जो है कि वह अपना जो दैनिक जीवन में जो भी खर्चा है या सब चीजें उनसे ही उनका पूरा होता है। तो कवि का जो कविता रचना है, गायक का जो गायिका है, चित्रकार का जो चित्रकारी है, ये सब भी संसाधन के अंदर आता है। तो वो भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। और संसाधन में दो तरह का संसाधन हो जाएगा। एक संसाधन होगा जैविक संसाधन और एक संसाधन होगा अजैविक संसाधन। ये जो अजैविक संसाधन होता है ना, इसको भौतिक संसाधन भी कहा जाता है, आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अजैव संसाधन या इसी को भौतिक संसाधन बोलते हैं, एक जैव संसाधन। अब नाम से ही स्पष्ट है, जैव मतलब जिसमें जीवन हो, और अजैव मतलब जिसमें जीवन नहीं हो। इंसान भी संसाधन है। इंसान तो सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि मान लीजिए जो लकड़ी किनारे में रोड का पड़ा हुआ है वो संसाधन नहीं है। अब इंसान ही अपना दिमाग लगा करके उसको टेबल, है ना, कुर्सी, पलंग, चौकी, ये सब चीज बनाता है, उसको संसाधन का रूप देता है। कोयला, पेट्रोल, ये सब धरती के नीचे पड़ा हुआ था, संसाधन नहीं था। इंसान अपने तकनीक से जो है उसको बाहर निकाल के उसको उपयोग के लायक बना, तो वो संसाधन हो गया। तो कहने का मतलब मानव जो है ये सबसे बड़े संसाधनों में आता है, ठीक है। तो मानव हो गया, मतलब जिसमें जीवन हो वो सब जैव संसाधन है। जैसे पेड़ पौधा, वो भी तो उपयोग में आता है। पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है ना, हम लोग लेते हैं, तो हम लोग है ना, ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह पाएंगे नहीं। तो पेड़ पौधा मतलब पेड़ पौधा हो गया, यानी आप बोल सकते हो कि वनस्पति हो गया, ठीक है। वनस्पति यानी पेड़ पौधा जितना भी है तो सब इसके अंदर आ जाएगा। और इसके अलावा जो है जितने भी जलीय जीव है, ठीक है ना, जलीय जीव हो गया। उसके अलावा जलीय जीव के अलावा मानव जीवन हो गया, खुद मनुष्य हो गया, और जितने भी जानवर हैं, चाहे वो वन्य प्राणी हो, जंगली जानवर हो, जो भी हो, जैसे गाय है, भैंस है, इस सब का भी कुछ न कुछ उपयोग है। तो ये सब संसाधन है, ठीक ना। ये कैसा संसाधन है? क्योंकि वनस्पति, पेड़ पौधा, इस सब में जीवन होता है, इसलिए जैव संसाधन है। जलीय जीव, इसमें भी जीवन होता है, जैव संसाधन है। मनुष्य में भी जीवन होता है, ये जैव संसाधन है ना। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि मनुष्य यानी जिसमें जीवन है। जैसे पूछेगा इनमें से कौन जैव संसाधन है, बस आप दिमाग में एक ही बात रखना कि इसमें से कौन है जिसमें सजीव के लक्षण है ना। तो जिसमें सजीवों का लक्षण है वो जैव संसाधन हो जाएगा। अजैव संसाधन में कौन कौन आ जाएगा? भौतिक संसाधन में कौन कौन आएगा कि वैसा संसाधन जिसमें जीवन नहीं हो, यानी जिसमें सजीव के लक्षण नहीं हो। जैसे आप बताओ, जैसे भूमि, आप बताइए भूमि में जो है, ये जो भूमि है, भूमि में से क्या, भूमि में जान है? नहीं है ना, भूमि सजीव नहीं है ना। लेकिन भूमि उपयोग में आता है कि नहीं? तो सर उपयोग में कैसे आता है? अरे भाई, भूमि पर ही तो मानव और जितने भी जीव जंतु हैं सबका अस्तित्व तो भूमि पर ही है।
ठीक ना। तो ये भूमि संसाधन है। इसके अलावे जो है भूमि के अलावे है ना मृदा, भूमि और मृदा, ये भी मृदा मतलब मिट्टी, ये भी संसाधन है। आप कहोगे सर भूमि और मृदा इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए भूमि कई परतों में होता है, जैसे कि है ना, तो इस तरह से जो है भूमि जो है ना कई परतों में होता है, ठीक है। भूमि जो है कई परतों में होता है, जैसे 1 2 3 इस तरह परत हो गया। तो ये जो पूरा भूमि है, ये भूमि में भूमि क्या होता है? पृथ्वी का वह हिस्सा है जिस पर मानव और भी बाकी जीवों का अस्तित्व होता है, उसको हम लोग भूमि कहेंगे। पूरा हो गया। और मृदा यानी मिट्टी क्या होता है? इसी भूमि का जो ऊपरा पतला परत होता है, ऊपर वाला जो पतला परत होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मृदा यानी मिट्टी। ये वो परत होता है जिसमें पौधा का वृद्धि और विकास के लिए जितने भी आवश्यक पोषक तत्व होना चाहिए वो सब इसमें उपलब्ध होता है, तो वो मिट्टी हो गया, ठीक है। तो याद रखना पृथ्वी का वह हिस्सा जिस पर मानव जीवन और जो है कि बाकी जीव जंतुओं का अस्तित्व है, तो वो भूमि कहलाएगा। और भूमि का जो ऊपरी वाला हिस्सा है जहां पर पेड़ पौधा के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पोषक पदार्थ मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। तो इस तरह से जो है भूमि कैसा संसाधन हो जाएगा? भूमि में जान है? बिल्कुल नहीं। भूमि में क्या जान है क्या? नहीं है। तो भूमि जो है भूमि आपका अजैव संसाधन यानी भौतिक संसाधन में आएगा, मृदा आपका भौतिक संसाधन में आएगा। इसके अलावा बताओ जल भी तो उपयोग में आता है ना, तो जल बताओ कौन से संसाधन में आएगा? जल में भी जान नहीं होता है, तो जल भी जो है ये भी अजैव संसाधन के अंदर आएगा। इसके अलावा जितने भी खनिज पदार्थ हैं, है ना, जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जैसे कि धरती के नीचे से निकलता है, लोहा है, एल्युमिनियम है, जो भी चीजें हैं, तो ये सब कुछ जो है उसके अंदर जान नहीं होता है। कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, क्या उसके अंदर जान होता है? नहीं होता है ना। तो वो कौन से संसाधन में चल जाएगा? तो ये सब अजैव संसाधन में जाएगा। तो आपको एकदम सिंपल बात याद रखना है कि जिसमें जीवन होगा वो जैव संसाधन, और जिसमें जीवन नहीं होगा वो अजैव संसाधन, और अजैव संसाधन को ही भौतिक संसाधन भी कहा जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखना है, एक व्यक्ति थे उसका नाम था जिम्मरमैन, है ना, एक व्यक्ति है उनका नाम है जिम्मरमैन था, ठीक है। ये बहुत बड़े भूगोलविद थे। इनका क्या कहना था पता है? इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये इनका होते नहीं बनते हैं, होते नहीं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये स्टेटमेंट जो है किसका है? जिम्मरमैन का। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं? तो आपको याद रखना है ये कथन जो है जिम्मरमैन का था कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं। कैसे होते नहीं बनते हैं? जैसे देखिए, मान लीजिए कोई लकड़ी है, मैंने अभी आपको बता रहा था कि कोई लकड़ी है, वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ है और उसका कोई उपयोग नहीं है ना, वो सड़क के किनारे में सड़ रहा है, तो वो संसाधन नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य उस लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, मतलब जलावन के रूप में, या उस लकड़ी से कोई फर्नीचर बना लिया, टेबल बना लिया, कुर्सी पलंग इत्यादि बना लेता है, तो वो उपयोग में आ जाता है। अब बताओ, उसको पहले तो वो संसाधन था नहीं, लेकिन इंसान ने क्या किया? अपना तरीका टेक्निक लगा करके उसको उपयोग के लायक बना लिया, है ना। यानी कि प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके इंसान जो है कुछ नया बना लेता है। तो ये दूसरा आपको ये याद रखना है कि अनादिकाल से ही धरती के नीचे में कोयला था, पेट्रोल था, प्राकृतिक गैस था, सब कुछ था अनादिकाल से धरती के नीचे। लेकिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, साइंस नहीं था। धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। मानव ने तकनीक की सहायता से, विज्ञान की सहायता से आज धरती के नीचे पड़े खनिज का, धरती के नीचे पड़े हुए कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इत्यादि का प्रयोग कर रहा है। तो आज वो संसाधन बन गया, लेकिन अनादिकाल में वो संसाधन नहीं था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संसाधन होता नहीं है, संसाधन को बनाया जाता है ना, ठीक है। संसाधन होता नहीं, संसाधन को बनाया जाता है। तो जिम्मरमैन का ये जो कथन है कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो कॉपी है, ये कॉपी जो है बांस का बनता है या भूसा का बनता है ना, या लकड़ी का बनता है। अगर इंसान दिमाग नहीं लगाए तो क्या वो संसाधन, जो कॉपी भी एक संसाधन है ना, क्योंकि वो आपके उपयोग में आ रहा है, उसमें लिख रहे हैं, तो वो भी एक संसाधन है। अगर टेक्निक न लगाया जाए, तकनीक न लगाया जाए, साइंस न लगाया जाए, तो क्या वो लकड़ी से, बांस से या फिर घास से क्या वो कॉपी बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो वो संसाधन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो संसाधन होते नहीं है, संसाधन को बनाया जाता है, ठीक ना। तो इसलिए जिम्मरमैन साहब का क्या कहना था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं।
इसके अलावा आपको एक बात और याद रखना है कि संसाधन जो है ना दो तरह का एक हो सकता है। एक होगा प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। संसाधन की अगर बात करें तो संसाधन दो तरह का हो जाएगा। एक होगा प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, और एक संसाधन हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। मानव निर्मित संसाधन है ना, मानव निर्मित संसाधन। और मानव निर्मित संसाधन को ही आप कृत्रिम संसाधन भी कह सकते हैं, ठीक है। मानव निर्मित संसाधन को ही कृत्रिम संसाधन भी कह सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है, मानव निर्मित संसाधन क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बोले ना कि जितना चीज उपयोग की चीजें हैं वो सारा संसाधन है, लेकिन आप उस पर अगर ध्यान दीजिएगा आपको लगेगा कि कुछ चीजें ऐसा है जो प्रकृति में पहले से विद्यमान है, तो वो प्राकृतिक संसाधन हो गया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि मानव ने तैयार की है, मतलब प्राकृतिक चीजों से ही, प्राकृतिक पदार्थों का या प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके ही मानव ने कुछ नया बनाया है। तो मानव जब कुछ नया बनाया है वो क्या हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन में आ जाएगा। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन पहले समझते हैं। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होता है जो प्रकृति से प्राप्त होता है। अब कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है भाई? जैसे भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, भूमि को किसी ने बनाया नहीं है। और मिट्टी क्या है, मिट्टी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जल क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जितने भी खनिज हैं वो सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। वनस्पति क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। वन्य जीव क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। मनुष्य क्या है, ये शरीर किसने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया, प्रकृति ने, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन मानव निर्मित संसाधन क्या है? मानव निर्मित संसाधन क्या है? जैसे अब बताओ, ये जो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मानव निर्मित प्राकृतिक संसाधन में समझ गए ना क्या क्या लिखोगे, तो बता ही दिए कुछ बात, और यहाँ पर लिख भी दिए हैं उदाहरण में प्राकृतिक संसाधन की सारी चीजें, ठीक है। अब है कि मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, कृत्रिम संसाधन क्या होता है। यानी प्राकृतिक चीजों से मानव जब अपना तकनीक लगा करके उसको कुछ नया बना देता है तो उसको मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। जैसे ये देखिए लकड़ी था, है ना, लकड़ी से प्लाई वलाई बना, इसके ऊपर ये सारा चिपका करके ये व्हाइट बोर्ड बन गया, कुछ नया बन गया, तो ये मानव निर्मित संसाधन हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा जो है जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर जिन चीजों से बना होगा मूल पदार्थ से वो प्राकृतिक होगा, लेकिन साइंस लगा करके मानव ने कुछ नया बना दिया है तो मानव निर्मित संसाधन में ये आ जाएगा। जिस पेन से आप लिख रहे हो ना, वो पेन जिस मूल पदार्थों से बना होगा वो प्राकृतिक होगा, लेकिन इंसान ने अपने तकनीक से उसको कुछ नया बना दिया है तो वो आपका जो है मानव निर्मित हो गया। जैसे आपके पास कॉपी है, जैसे आपके पास किताब है, तो ये जो कॉपी और किताब है ये सब मैंने अभी बताया ना कि लकड़ी से, बांस से, इन सब चीजों से बनाया जाता है, उसका जो पेज वगैरह तैयार किया जाता है। आप बताइए वो सब चीज प्राकृतिक है। अब प्राकृतिक चीजें हैं और लेकिन मानव ने अपना साइंस लगा करके, अपना तकनीक लगा करके जो है उसको कुछ नया बनाया है तो वो मानव निर्मित संसाधन में आ जाएगा। जैसे इसके अलावा जो है इमारत को ले लो, इमारत क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। जैसे बिल्डिंग है, जो आपका घर है, वो मानव निर्मित संसाधन है। तब कहोगे कि सर कैसे मानव निर्मित संसाधन है? इसमें प्रकृति जैसे देखो मानव निर्मित, उसको मानव ने बनाया इसलिए मानव निर्मित है, लेकिन वो बना तो प्राकृतिक चीजों से है ना। अब बताओ आपके घर में जो ईंट लगा हुआ है वो ईंट किससे बना है, मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन मिट्टी को लेप उप करके उसको भट्टी में डाल करके उसको पका करके तब ना ईंटा बनाया गया। तो प्राकृतिक संसाधनों में से ही जब कुछ नया बना दिया जाता है तो वो मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। आपके घर में सीमेंट का प्रयोग किया गया है, चट्टान से, पत्थर से सीमेंट बन जाता है ना। इसके अलावा जो है दवाई वगैरह देखते हो, जितना भी दवाई है ये सब प्राकृतिक संसाधनों से ही तैयार होता है। कोई पेड़ पौधा का छिलका से, जड़ से, है ना, फल से, जीव जंतु का जो है अंश उसमें रहता है, तो इन सब चीजों से तैयार किया जाता है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ी बात बहुत जो है इंट्रोडक्शन जो है संसाधन का यहाँ पर आपको है ना बता दिए, और आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि संसाधन क्या होता है, ठीक है। अब जो आपका चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन, है ना। ये चैप्टर का नाम क्या है, प्राकृतिक संसाधन आपका चैप्टर का नाम है। और आपको एक बात और बता देते हैं, आपके चैप्टर में जो है ना टोटल 276 पेज है, ठीक है। 276 पेज आपका ज्योग्राफी में टोटल है। अब 276 पेज में जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का को है, चैप्टर 1 का खो है, चैप्टर 1 का गो है, इस तरह से करके है। अब यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है ना, प्राकृतिक संसाधन में भूमि है, जल है, वन है एवं वन्य प्राणी है, खनिज है, शक्ति ऊर्जा है, ठीक है। तो आपके चैप्टर में क्या किया है कि प्राकृतिक संसाधन भूमि के बारे में चैप्टर 1 का को में है, जल के बारे में 1 का खो में है, वन एवं वन्य प्राणी के बारे में 1 का गो में है, और खनिज के बारे में 1 का घो में है,
शक्ति ऊर्जा के बारे में वन का अंगों में है। यानी कि चैप्टर 1 में जो है ना क ख ग घ अंगों करके है, और 276 पेज में से 126 पेज केवल जो है आपको प्राकृतिक संसाधन के बारे में ही 126 पेज तक में जानकारी दी गई है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन मतलब भूमि, जल, वन, वन प्राणी, वन खनिज, शक्ति ऊर्जा, इन सब के बारे में। यानी मिला जुला करके है ना, तो ज्योग्राफी का आधा है ना, आधा किताब का आधा में जो है ना केवल प्राकृतिक संसाधन के बारे में ही पढ़ना है ना। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ये सब चीजें क्लियर होते चले जाएगी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है जो मैंने आपको अभी स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट किया है, ये 1 का को है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन में कौन से प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है, तो इस चैप्टर में हम लोग भूमि के बारे में पढ़ना है और मृदा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, भूमि और मृदा के बारे में पढ़ना है, यानी भूमि के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न बनेगा, देखो ये सब चीजें ना ठीक से आप केवल समझ लीजिए, एक समझ बन जाएगा। इसके बाद कैसे आपको याद करना है, याद करने के लिए ठीक है ना, वो सब चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से याद करना है, किस तरह से ये सब क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा, बताएंगे। ठीक है, ये चैप्टर लास्ट होने दीजिए। यहाँ पर है भूमि संसाधन का महत्व। अब अगर आपसे पूछेगा कि बताइए भूमि संसाधन का क्या महत्व है, भूमि का क्या महत्व है, थोड़ा सा बताइए। भूमि के बारे में अगर बात किया कि भूमि का क्या इंपोर्टेंस है, आप बताओ यार। जल कहाँ पर है, भूमि पर है। पेड़ पौधे कहाँ पर है, भूमि पर है ना। जितने भी अनाज का उत्पादन होता है कहाँ पर होता है, भूमि पर होता है। जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप है, चाहे वो कृषि हो, वन है ना, वन हो, या पशुपालन हो, या मछली पालन हो, कोई भी चीज हो, या परिवहन हो, संचार हो, फैक्ट्रीज कोई हो, सब कहाँ पर, आसमान में थोड़ी ना है क्या, सब धरती पर है, सब भूमि पर है। मतलब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है इंसान का निवास स्थान, आपका घर कहाँ पर है, तो भूमि पर है। आप रहते कहाँ है, भूमि पर है। तो मतलब भूमि का अगर महत्व के बारे में पूछे तो कितनी सारी बातें लिख सकते हैं, है ना। तो आप लिखिएगा कि भूमि जो है वो हम लोगों का निवास स्थल है, और भूमि पर जितने भी जीव जंतु हैं वो सबका अस्तित्व जो है इसी भूमि पर है। और जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं, है ना, जैसे कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, या और भी जैसे परिवहन हो गया, संचार हो गया, सारी चीजें कहाँ पर जो है होता है, तो ये सब भूमि पर ही होता है। ठीक है, भूमि पर होता है, तो इसलिए हम लोग भूमि का जो है ना महत्व के बारे में अगर आपसे पॉइंट पूछे तो आप ये सब चीजें लिख सकते हो। ठीक है, भूमि का बहुत महत्व है। अगर भूमि नहीं रहेगा तो हम लोगों का घर नहीं रहेगा, हम लोग कहाँ से अनाज लाएंगे बताइए, भूमि पर ही अनाज भी उपजाते हैं हम लोग। ठीक है, और जितने भी क्रियाकलाप होता है, जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह है, सब तो भूमि पर ही है। भूमि के बगैर बच्चा जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। एक प्रश्न यहाँ से आप लोगों का बन सकता है कि भूमि को मौलिक संसाधन कहा जाता है, क्यों? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, भूमि को मौलिक संसाधन क्यों कहते हैं। आप लिखिएगा कि भूमि पर, पहला पॉइंट में आप लिखिएगा कि भूमि पर जो आर्थिक क्रियाकलाप है, जैसे जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप है, जैसे कृषि हो गया, वन हो गया, मछली पालन हो गया, इसके अलावा परिवहन हो गया, संचार हो गया, ये सारी कुछ जो है ये सभी आर्थिक क्रियाकलाप जो है पृथ्वी पर ही होता है। इसके अलावे जीवन के लिए, यानी जैसे हम लोगों का जीवन है, जीवन के लिए आवश्यक जितने भी संसाधन हैं उनका उत्पादन जो है ना इसी भूमि पर होता है। जैसे भोजन, भोजन हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है, इसका उत्पादन कहाँ पर होता है, भूमि पर होता है। इसके अलावा जितने भी खनिज पदार्थ हैं, ठीक ना, खनिज पदार्थ हैं, ये सब का उत्पादन कहाँ से होता है, भूमि से होता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, अभी के जमाने में अगर हम आपसे कहें कि अभी के जमाने में ऐसे करके लोहा को केवल ऊपर वाला खींच ले, लोहा सिर्फ खींच ले, बताए आप चौकी पर बैठेंगे तो चौकी में भी कांटी से जो है ठोका हुआ है, ठीक है, वो अभी आप भी गिर जाओगे, जो है ना। और जो घर आपका बिल्डिंग बना हुआ है ना, वो भी सरिया पर है, लोहा पर है। जितने भी गाड़ी ट्रेन वगैरह है ना, सब लोहा पर है। सोचो कि अगर हमारे आसपास से केवल लोहा गायब हो जाए तो बताओ यार कैसा सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से तो लोहा क्या है, खनिज है। तो ये जो खनिज है, लोहा कहाँ से आता है, धरती के नीचे ही तो मिलता है। तो ये जो हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक संसाधन है, भोजन, भोजन का मतलब जितने भी गेहूं, दाल, चावल, तिलहन, दलहन, जितना भी फसल है, सबका उत्पादन कहाँ पर होता है, भूमि पर होता है। इसके अलावा खनिज आदि, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, बॉक्साइट हो गया, अभ्रक हो गया, लोहा हो गया, ये सब जो है भूमि से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा जल ही जीवन है, जल भी कहाँ से प्राप्त होता है, तो भूमि से प्राप्त होता है। आप भूमि का महत्व समझ रहे हो, तो ये दूसरा पॉइंट में लिखना है। यानी कह सकते हैं एक बात हम लोग कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका स्रोत भूमि है। सिंपल है ना, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका स्रोत कहाँ क्या है, तो भूमि है। और भूमि के बगैर, है ना, किसी भी तरह के विकास की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। अगर भूमि न रहे ना तो किसी भी
तरह के विकास की कल्पना आप आगे कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए भूमि को क्या कहा जाता है, तो भूमि को मौलिक संसाधन कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, पूछेगा कि भूमि को मौलिक संसाधन क्यों कहते हैं, तो लिखिएगा भूमि 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 पर हम लोगों का निवास है, निवास हम लोग निवास करते हैं, मानव निवास करता है, और जितनी भी आर्थिक क्रियाकलाप होती है, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, और मछली पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, इसके अलावा जितने भी उद्योग है, उद्योग हो गया, परिवहन संचार हो गया, ये सब जो है भूमि पर ही संपादित होता है। इसके अलावा जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन का उत्पादन भूमि पर होता है, जैसे भोजन, खनिज, जल इत्यादि, और जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं सभी का स्रोत क्या है, तो भूमि है। और भूमि के बगैर किसी भी तरह के विकास की कल्पना नहीं किया जा सकता है। इसलिए भूमि को कौन संसाधन कहते हैं, तो भूमि को जो है मौलिक संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमि का भारत की बात कर रहे हैं ना। अब देखो भूमि में जो ना कैटेगरीज होता है, जैसे समुद्र होता है, मैदान होता है, पहाड़ होता है, पठार होता है, पर्वत होता है ना। एक सेकंड, भूमि पर जो है ना पर्वत होता है, पठार होता है, मैदान होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर है 5 नंबर में भूमि संसाधन का भौतिक स्वरूप, यानी भारत के बारे में बात कर रहे हैं। भारत के अंदर में जो भूमि है उसका भौतिक स्वरूप क्या है, मतलब कितने % में पर्वत है, कितने % में पहाड़ है, कितने % में पठार है, कितना % मैदानी एरिया है, ये जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है ना। जिस देश में आप रहते हैं उस देश में पर्वत कितना % भाग में है, उस देश में पठार कितने % भाग में, उस देश में मैदान कितने % भाग में है। बोलिए, ये जानकारी होना जरूरी है कि नहीं जी। लेकिन आप लोगों में से ना बहुत लोग होंगे जिसको मैदान, पर्वत, पहाड़, पठार ये सब चीज उतना अच्छे से समझ में नहीं आता होगा। मैदान अगर समझ में आपको आ रहा है तो अच्छी बातें हैं, लेकिन पर्वत, पहाड़, पठार में थोड़ी दिक्कत तो जरूर होगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे गहरा कौन सा हो गया, समुद्र तल हो गया। जैसे ये देखिए, ये क्या है, समुद्र तल है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पर्वत, पहाड़, पठार में क्या अंतर है उसको थोड़ा समझ लीजिए, है ना। ये समुद्र तल हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, समुद्र तल है, ठीक है। ये समुद्र तल है। समुद्र तल से थोड़ा सा ऊपर उठोगे तो ये क्या है, तो ये मैदानी एरिया है। जैसे हम लोग कहाँ पर हैं, गंगा के मैदान में, है ना, उत्तरी बिहार, ठीक है। तो ये मैदानी एरिया हो गया। अब मैदानी एरिया से थोड़ा सा और मैदानी एरिया गया, मैदानी एरिया से ऐसे ऊपर उठोगे तो इस तरह से आपको मिलेगा, इस तरह से, है ना। ये देखिए, ये पृथ्वी का, अरे पृथ्वी जो है ना, हम जैसे आपका घर है, आपका एरिया है तो पूरा एकदम समतल होगा, वैसा सब जगह पर नहीं है, ठीक ना। पहाड़, पठार हर कुछ है, तो ऐसे है। उसके अलावा जो है फिर और ये ऊपर जाएगा तो फिर इस तरह से हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पर जा करके फिर जो है इस तरह से होगा, और इस तरह से एकदम से होगा, इस तरह से, और बहुत बड़ा हो जाएगा, देखो इसे करके। तो ये जो है इस तरह से पृथ्वी है। आप बात नहीं समझे, जैसे ये वाला हो जाएगा ना, ये वाला को हम लोग बोलते हैं पहाड़ बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला को हम लोग पठार बोलते हैं, और ये वाला को हम लोग पर्वत बोलते हैं, ठीक है ना, पर्वत बोलते हैं, ठीक। माउंटेन हो गया ये वाला, और प्लेट्यू हो गया, और ये वाला हिल्स हो गया, यानी पहाड़ हो गया, ये मैदान हो गया। अब देखिए, आप एक चीज ध्यान से देखेंगे तो इस समुद्र तल हो गया, समुद्र तल से थोड़ा ऊंचा, समुद्र तल से ऊंचा मैदान हो गया, मैदान से ऊंचा पहाड़ हो गया, पहाड़ से ऊंचा पठार हो गया, पठार से ऊंचा पर्वत हो गया। ऐसे ऊंचाई की, इससे ऊंचा यही होता है, पहाड़ से ऊंचा ही पठार होता है, और पठार से हमेशा नीचा पहाड़ होगा। ये ऊंचाई, इसकी एक निश्चित परिभाषा नहीं है, ठीक ना। मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहले आप दिमाग में ये बैठा लीजिए कि ये समुद्र तल है, समुद्र तल के बाद मैदान, मैदान के बाद पहाड़, पहाड़ के बाद पठार, पठार के बाद पर्वत। जैसे आप लोग बचपन से रटे होंगे कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर ऊंचा है। ये क्या है ऊंचाई, कहाँ से ऊंचाई मापा जाता है। जैसे जिस शहर में आप रहते हैं ना, उस शहर का भी आप सर्च करोगे गूगल पर तो समुद्र तल से ऊंचाई नजर आएगा कि ये समुद्र तल से इतना ऊंचा है। यानी कोई भी शहर हो गया, कोई भी स्थल हो गया, कोई भी पहाड़ हो गया, कोई भी पठार हो गया, कोई भी चोटी हो गया, उसकी जो ऊंचाई मापी जाती है ना, वह समुद्र तल से मापी जाती है, ठीक है। समुद्र तल से मापी जाती है, और समुद्र तल से ही एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है, ठीक ना जी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो समुद्र तल से ऊंचा मैदान, मैदान से ऊंचा पहाड़, पहाड़ से ऊंचा पठार, पठार से ऊंचा पर्वत। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि पर्वत पठार से ऊंचा होगा या
पहाड़ पठार से ऊंचा होगा या पठार पहाड़ से नीचे होगा, है ना। ये इसका जो ऊंचाई है ना, ये इसका कोई निश्चित माप नहीं है, ठीक है। तो कैसे पर्वत पठार पहाड़ में अंतर माप। समुद्र तल तो क्लियर है, मैदान भी क्लियर है। पर्वत और पहाड़ जो है ना, ये पर्वत समझिए बड़का भाई हो गया, पहाड़ जो है ना ये छोटका भाई हो गया। आप देख लीजिए ना, पहाड़ में जो है ना, पहाड़ में क्या होता है कि ऊपर वाला भाग नुकीला होगा, है ना, ऊपर वाला भाग नुकीला होगा, इस तरह से एकदम रहता है ना। ये एकदम चोटी, ये जो शीर्ष है ना, ये चोटी ये रहता है एकदम सकड़ा रहता है। ये देखिए, ये जो चोटी है ना एकदम सकड़ा रहेगा, और उसके बाद एकदम शॉर्ट रहता है, छोटा नुकीला नुकीला, ये शीर्ष एकदम नुकीला रहेगा, और उसके अलावा जो है इस तरह से एकदम से ढलान होता है। तो ये हो गया। अगर इसी तरह से सेम देखो, शीर्ष जो है नुकीला है और ढलान है, इसका भी देखिए शीर्ष नुकीला है और ढलान है, इधर जगह नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे करके नहीं बना सका। तो ये ढलान है, तो ये हो गया पर्वत। ये देखिए नुकीला, ये भी ऊपर में है, ढलान है, तो ये पर्वत हो गया। इस ये भी ऊपर में नुकीला है, ढलान है, तो उससे चूंकि ऊंचाई में छोटा है तो ये पहाड़ हो गया। लेकिन दोनों डिजाइन ये कितना हो गया, तो पर्वत का छोटा रूप क्या कहलाएगा, तो पहाड़ कहलाएगा, ठीक है। रही बात पठार का, तो पठार जो है ना ऊंचा होता है, लेकिन पठार का जो ऊपरी भाग है ना वो समतल होता है, जैसे मैदान होता है ना सपाट, उस तरह से होता है, एकदम समतल होता है। तो पठार का जो ऊपरी भाग होता है वो समतल होता है, ये आपको याद रखना है कि पठार का ऊपरी भाग क्या होता है, समतल होता है। लेकिन पहाड़ का और पर्वत का ऊपरी भाग नुकीला होता है और ढलान होता है। तो ज्यादा ढलान कौन होगा बता, ये तो कम हाइट में है, पहाड़ थोड़ा कम हाइट में होता है, पर्वत ज्यादा हाइट में होता है, जैसे एवरेस्ट पर्वत है ना, एवरेस्ट की चोटी है ना, तब ठीक है, हिमालय पर्वत पर है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ जो है कम ऊंचाई में है तो कम ढलान होगा इसकी अपेक्षा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि ये समुद्र तल है। किसी भी शहर की, किसी भी पहाड़ की, किसी भी पठार की, किसी भी चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्र तल से ऊंचा मैदान होता है, मैदान से ऊंचा पहाड़ होता है, पहाड़ से ऊंचा पठार होता है, पठार से ऊंचा पर्वत होता है, ठीक है ना। और मैं एक बात और रिपीट कर देता हूं कि ऊंचाई इसका निश्चित माप या निश्चित परिभाषा, ऊंचाई को लेकर के इसका एक निश्चित परिभाषा नहीं है कि ये उससे ऊंचा ही होगा, वो उससे ऊंचा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं अभी आपको समझाता हूं ठीक से, लेकिन आप इतना क्लियर हो जाइए, समुद्र तल एकदम क्लियर होंगे आप, मैदान भी क्लियर होंगे आप, पहाड़ पर्वत और पठार इनमें थोड़ा पहाड़ क्या होता है, ऊपरी भाग नुकीला होता है, ढलान होता है। पर्वत का ऊपरी भाग नुकीला होता है, ढलान होता है। पहाड़ से ज्यादा ऊंचा पर्वत होता है। ये दोनों का डिजाइन सेम है। नुकीला ऊपर में रहेगा, ऊंचा ढेर रहेगा तो पर्वत हो गया, और नुकीला रहेगा तो नीचा है तो पहाड़ हो गया। ऊपर वाला भाग ऊंचा है, यानी कि मैदान से ऊंचा है, और ऊपर भाग सपाट है, तो उसको हम लोग पठार कहते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ना याद करने के लिए बस आपको ये याद रखना है कि समुद्र तल से, है ना, सिंपली अब याद समझने के लिए, समुद्र तल से 1000 मीटर, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई मान लीजिए यहाँ तक है। और यहाँ से अब एक लाइन आप खींच दीजिए, इस तरह से खींच दिए, यहाँ से एक लाइन खींच दिए, समुद्र तल से ये लाइन कितना मीटर ऊंचाई पर, 1000 मीटर की ऊंचाई पर। तो 1000 मीटर से कम ऊंचा हो, ऊपरी भाग नुकीला हो, ढलान हो, तो पहाड़ होगा। 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो, ऊपरी भाग नुकीला हो, ढलान हो, तो ये पर्वत होगा। क्या आप समझ में आ गया, है ना। वैसे 1000 जरूरी नहीं है, पहाड़ कोई कोई ऐसा भी पहाड़ है जो 1000 मीटर से ज्यादा भी है ना, 1000 मीटर से भी ज्यादा भी है। तो लेकिन एक आपको बता रहे कि इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 1000 मीटर से जो नीचे हो, ठीक है, नुकीला हो और ढलान हो, पहाड़ है। और 1000 मीटर से ऊंचा हो, ऊपरली भाग नुकीला हो, ज्यादा ढलान हो, पर्वत है। पठार क्या होता है, पठार 1000 मीटर से ऊंचा भी हो सकता है, और पठार 1000 मीटर से नीचा भी हो सकता है। लेकिन ये मैदानी भाग से जो है ना, जहां पर मैदानी भाग से ये थोड़ा ऊपर रहेगा, और ऊपरी भाग इसका क्या रहेगा, एकदम सपाट रहेगा, समतल रहेगा, ठीक है। तो ये पठार हो गया। तो जो ऐसे रहेगा समझिए, ऐसे ये क्या है, ये पहाड़, और बहुत ऊंचा रहेगा ऐसे नुकीला तरह, ये क्या होगा, पर्वत, है ना। और ऊपरी भाग समतल रहेगा, इससे करके कम ढलान रहेगा, वो क्या हुआ, पठार। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ना, अब यहां पर आते हैं, तो भारत के अंदर अगर बात करें कि भूमि संसाधन की, भारत में भूमि संसाधन का भौतिक स्वरूप क्या है, तो यहाँ पर जो है 30% जो है पर्वत है, और 27% पठार है, और 43% जो है मैदान है। ये जो पठार होता है ना, छोटा नागपुर का पठार है ना, खनिज का भंडार है ना, खनिज का भंडार, खनिज सब इसके अंदर भरा रहता है, पठार के अंदर में, है ना, खनिजों की पेटी होता है, पेटी, ठीक है ना। अब देखा सर, यहाँ तो पर्वत 30% दिया है, क्या मतलब, ये मैंने यही बात किया ना कि भारत देश में, जिस देश में आप रहते हो, क्या आप नहीं जानना चाहोगे कि भारत देश में कितना % मैदानी भाग है, कितना % हमारे देश में पहाड़ है,
कितना देर % जो है कि हमारे देश में पठार है। एक बात और थोड़ा आपको याद रखना है, ये पर्वत जो है ना बहुत ऊंचा होता है, यहाँ पर बर्फ बर्फ होता है, यहाँ पर जीवन संभव नहीं पर है। अब पठार समतल होता है, यहाँ पर कृषि कार्य भी संभव है, तो यहाँ पर लोग रहते हैं। पहाड़ पर भी जो है लोग रहते हैं, देखते हैं ना दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल में, जब गर्मी होता है तो सब लोग एकदम से गर्मी में भागता है दार्जिलिंग घूमने के लिए, पहाड़ पर है ना। और वहां पर जून महीना में भी जाइएगा ना तो स्वेटर पहनना पड़ेगा, एकदम ठंडा लगता है। तो दार्जिलिंग की पहाड़ी पर लोग घूमने यहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर पर्यटन स्थल वगैरह यहाँ पर बना करके पर्यटन का विकास यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं, खास करके गर्मी के महीने में सब मैदानी एरिया से यहाँ पर गर्मी पड़ता है, सब भाग भाग के पहाड़ पर जाता है ना घूमने के लिए। अरे जिसके पास पैसा रहेगा तब ना, पहले पढ़िए आप लोग है ना, पैसा कमाइए उसके बाद फिर जाइएगा घूमने। तो उसके अलावा जो है ये जो पठार है इस पर भी जीवन संभव है, पहाड़ पर भी जो है लेकिन पर्वत जो है ना बहुत ऊंचा होता है, यहाँ पर बर्फ ज्यादा होता है, तो यहाँ पर रहना थोड़ा मुश्किल है, ठीक ना। और मैदान में तो हम लोग रहते ही हैं, और मैदान में ही सबसे ज्यादा आबादी है, और मैदान तो रहने के लायक है ही, ठीक है। तो अपने देश का जो है ना पर्वत कितने % हिस्से में है, 30% हिस्से में, पठार कितने % में, 27% में, और मैदान कितने % में, 43% में। तो मैदान आपके लिए याद रखेगा, मैदान कितना % है, 43%, खाली मैदानी एरिया अपने देश के अंदर में, ठीक है। और पर्वत में जो 30% यहाँ पर लिया है, क्योंकि पहाड़ यहाँ पर बात नहीं किया है आपका किताब में, ठीक है। तो हमको लगता है कि ये जो पर्वत है और ये जो पहाड़ है ना, ये दोनों वाला हिस्सा जितना पड़ता है तो उसको मिला करके एक साथ ऐड करके ले लिया है 30%, ठीक है। और पठार कितने % है, तो पठार है 27%, क्लियर। अब देखिए पर्वत जो हमारे यहाँ 30% है, और पर्वत का जो छोटका भाई है कौन, पहाड़। ये पहाड़ जो है ना, ये जो पहाड़ है यहाँ पर पर्यटन का विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है। अब चल जाइए, मैंने अभी बताया ना, मसूरी उसूरी चल जाइए, आज चल जाइए उधर शिमला, दार्जिलिंग चल जाइए, दार्जिलिंग पहाड़ी पर, तो वहां पर जो है फलना टाइगर्स हिल, तो ये हिल तो वो हिल है ना, देखिएगा कितना वहां बहुत ज्यादा लोगों का भीड़ पड़ता है। खास करके कौन महीना बोलिए, जून में, मई में, जुलाई में जब भयंकर गर्मी पड़ता है मैदानी एरिया में, तो सब लोग यहाँ पर भागता है। और वहां पर देखिए जो जितना ज्यादा संख्या में पर्यटक लोग पहुंचता है, तो वहां से उस पर्यटक से जो है उन लोगों को बहुत अच्छा खासा इनकम भी होता है। तो ये जो पर्वत वाला एरिया है ना, पर्वत में ये छोटा वाला एरिया, पर्वत का छोटका रूप पहाड़ी वाला एरिया, यहाँ पर जो है ना पर्यटन का विकास किया जा सकता है, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है। इसके अलावा जो पठार होता है ना, पठार के अंदर में खनिज भरा रहता है ना, पठार के अंदर में खनिज, छोटा नागपुर अंदर में कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, लोहा है, एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है ना, बहुत कुछ भरा हुआ है। तो ये जो है ना पठार क्या होता है, खनिजों के पेटी होता है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है ना, पश्चिम बंगाल वाला जो पूरा पेटी है ना, पठार है छोटा नागपुर का, तो वो तो समझिए कि बहुत बड़ा पेटी है खनिजों का। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन हो गया है ना, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। इसके अलावा जो पठार है ना, इस पर वन भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये जो पहाड़ वहाड़ है, पत्थर वत्थर है, उसके ऊपर कैसे जंगल वंगल हो जाता है। अरे नहीं होगा, मान लीजिए कि आपके घर के ऊपर में भी कभी कभी पेड़ हो जाता हो, कैसे हो जाता है बताइए। आप कोई मान लीजिए कौवा हुआ है, आपको ना कहीं पर कुछ खा लिया, उड़ले उड़ले आया, ऐसे ऐसे कर ले आया, आपके छत पर उगल दिया है ना, वहां पर थोड़ा सा इट्टी मिट्टी पड़ गया, जड़ उड़ निकल गया, हो गया पेड़ पौधा, ऐसे करके हुआ होगा है ना। तो पठार जो है ना, ये पठार में जो है, पठार में भी बहुत ज्यादा क्या होता है बोलिए, यहाँ पर भी वन भरा रहता है। तो पठार के अंदर वन रहता है, पठार के अंदर जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस होता है, पठार के अंदर खनिज, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, लोहा, ये सब चीजें होता है। और जो मैदानी हिस्सा होता है 43% जो भारत में है, इसके अंदर में अच्छा खासा कृषि कार्य होता है ना। तो जो मैदानी एरिया, देखिए पहाड़ पर कैसे कृषि कार्य करिएगा, तो बड़ा दिक्कत होता है लेकिन बड़ा दिक्कत होता है, लेकिन कृषि कार्य मैदानी एरिया में अच्छा होता है, जुताई करने में अच्छा बनेगा एकदम, है ना, बहुत बढ़िया। तो कृषि कार्य के लिए सबसे अच्छा कौन सा हिस्सा है, तो मैदानी हिस्सा है। और उद्योग धंधा के लिए भी जो है ना मैदानी हिस्सा सबसे अच्छा होता है, ठीक ना। तो उद्योगों के विकास के लिए और कृषि के लिए जो है मैदानी हिस्सा सबसे अच्छा है। तो ये बातें यहां तक मैंने पढ़ लिया। अब जो है अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, मिटा देते, ठीक। अब ये जानेंगे हम लोग कि मृदा क्या होता है, मृदा का मतलब मिट्टी क्या होता है। मैंने अभी बताया कि मृदा और भूमि दोनों में अंतर है। भूमि का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, जहां पर पेड़ पौधे के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, उसको हम लोग मिट्टी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मिट्टी क्या होता है, मृदा क्या होता है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत जो है, उसी को हम लोग मृदा कहते हैं। अच्छा बताइए, जो मिट्टी होता है ये किस चीज से बना होता है, मिट्टी किस चीजों से बना होता है। अब आप लोग कहोगे कि सर
मिट्टी के अंदर में जो चीज नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जल है। अब मेन चीज जो है तो उसमें तो चट्टान का टुकड़ा वगैरह है, मतलब पत्थर का टुकड़ा है। बहुत सारे जीव जंतु का अवशेष है, सड़ा गला उसमें मिला हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे पेड़ पौधा और उसके पत्तियां फूल, ये सब चीजें सरगल के मिला हुआ है। तो ये सब चीज से मिल करके जो है मिट्टी बनता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना हर मिट्टी में समान मात्रा में नहीं होता है, असमान मात्रा में होता है। किसी में अवशेष बहुत जीवों का ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में कुछ होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि संगठित नहीं, क्या लिखा है, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी पतली परत होता है उसे मिट्टी कहते हैं। नहीं तो सीधा लिखेगा पृथ्वी का सबसे ऊपर का परत जिस पर कृषि कार्य होता है उसे मिट्टी कहते हैं। समझ में आया है? ऐसे लिख दीजिएगा, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत। कैसे लिखना है बोलिए? धरातल की सबसे ऊपरी परत जो उपजाऊ होता है, जो कृषि कार्य करने के योग्य होता है उसे मिट्टी कहते हैं, उसे मृदा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ लेगा कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, प्रश्न बहुत बड़ा है। मृदा का निर्माण मतलब मिट्टी कैसे उसका निर्माण होता है ना। तो मैंने एक किताब पढ़ा था, उसमें लिखा था कि पहले जो चट्टान होता है, चट्टान का मतलब जैसे पत्थर वगैरह हो गया, चट्टान पर धूप पड़ता है, बारिश होता है, धीरे 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 जो है उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें वो टूटता है। और टूटने के बाद जैसे थोड़ा सा रंध्र जैसा, छिद्र जैसा हो जाता है। छिद्र होने के बाद जो है उसमें फिर पानी भर जाता है, नाइट्रोजन भरता है, ऑक्सीजन भरता है। धीरे धीरे उस पर जो छोटका छोटका पौधा उग जाता है। फिर वो पौधा जो है, पौधा को जो है सूक्ष्म जीव उनको सड़ाता है, गलाता है। फिर उसके बाद जो है कि वहां का मिट्टी थोड़ा ढीला हो जाता है। ढीला होने के बाद फिर जो है कि कोई कौवा या कोई चिड़िया मुनिया जो है वो किसी बीज को किसी पेड़ का लेकर के उड़ता है, खाता है, तो वहां गिर जाता है, उससे फिर पेड़ हो जाता है, या कोई हवा के माध्यम से वहां पर पहुंच गया तो उसके बाद फिर वहां बड़ा पेड़ हो जाता है। बड़ा पेड़ फिर उसके नीचे जड़ उसका जाता है। फिर वहां पर जो है कुछ छोटा छोटा जो जीव सब होता है वो वहां पर जो है बिल बना लेता है। फिर नीचे से मिट्टी को खोद के ऊपर भेजता है। फिर भुरभुरी टाइप से एकदम ढीला ढीला टाइप से जो है मिट्टी हो जाता है। और उसके बाद फिर जो है कि वो सब चीजें सड़ता है, गलता है, उस बड़े पेड़ का पत्ती गिरता है वो सड़ता है। ठीक ना। तो इस तरह से जो है सब कुछ मिलजुल करके तब जाकर के मिट्टी का निर्माण होता है। मतलब 1 सेंटीमीटर, ऐसा समझे बहुत जटिल प्रक्रिया ये यार ना। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में, गहराई में 1 सेंटीमीटर गहरा मिट्टी बनने में है ना बहुत दिन, लाखों है ना वर्ष लग जाता है। इस तरह से आप समझिए, बहुत जटिल जटिल प्रक्रिया है। तो मृदा कैसे निर्माण होता है? तो चट्टानों के टूटने फटने, यानी पहले सबसे पहले चट्टान, जैसे मान लीजिए ये चट्टान है, ये चट्टान है, ये पत्थर है, पहाड़ है, ये टूटता फूटता है। ठीक है, ये टूटता फूटता है। मान लीजिए काला धूप पड़ा, वर्षा पड़ा, धीरे 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 ना जो उसका ऊपर का परत तब जाकर के उखड़ता है, चट्टान टूटा। इसके अलावा जो है भौतिक, चट्टानों के टूटने फूटने, भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। भौतिक का मतलब क्या हुआ है ना? भौतिक का मतलब हुआ तापमान में परिवर्तन। ये जो है ना चट्टान टूटता फटता है, टूटने फटने के बाद फिर तापमान में परिवर्तन होता है, कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बहुत ज्यादा गर्मी, इस तरह से पड़ता है। इसके अलावा जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक का मतलब हुआ क्या? रासायनिक का मतलब हुआ क्या? ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करना, इसमें पानी का मिल जाना, इसमें एसिड का मिल जाना, इस तरह से होता है। उसके बाद फिर जैविक परिवर्तन होता है, मतलब यहाँ पर जो पेड़ पौधा होता है, जितने जीव जंतु होता है, उन सब को जो है सूक्ष्म जीव जो है उनको सराहने का काम करता है, उसको जैविक परिवर्तन बोलते हैं। तो ये सारा प्रक्रिया होने के बाद तब जाकर के किसका निर्माण हो जाता है? तो मृदा का निर्माण होता है। और भूगोलविद जो है ना, भूगोल के जो जानकार लोग हैं उसको ये अत्यंत धीमी प्रक्रिया बतलाते हैं कि मिट्टी बनना जो है ये एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें बहुत समय लगता है। ठीक है ना। और मिट्टी जो है मिट्टी बनने में बहुत समय लगता है। मैंने अभी बताया ना कि जैसे मान लीजिए चट्टान है, चट्टान टूटा फटा, चट्टान टूटने फटने के बाद बीच बीच में जगह जगह रंध्र बन गया, ये रंध्र, इसमें नाइट्रोजन और इसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है। और उसके बाद फिर इसमें जल भी प्रवेश कर जाता है। ठीक है, बारिश हुआ, जल आ गया, उसके बाद धीरे 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 यहाँ पर जो है ना पेड़ होने लगता है, छोटा छोटा पेड़ हुआ, और छोटा छोटा पेड़ होने के बाद वो पेड़ को जो है सूक्ष्म जीव गला देता है और धीरे धीरे सड़ने लगा, सड़ते 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 अब मान लीजिए जैसे कौवा या हवा किसी भी माध्यम से जो है कोई पौधा का जो है बीज वगैरह यहाँ पर आकर गिर गया, बड़ा पेड़ हो जाएगा। अब बड़ा पेड़ होने के बाद इसका पत्ती सब गिरेगा, इसका पत्ती सब गिरने के बाद क्या होगा, इनका पत्ती सब गिरेगा, पत्ती को अब सूक्ष्म जीव क्या करेगा, उसको गलाने का काम करेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना जो चूहा वगैरह होता है, जो जीव होता है छोटा छोटा, वो यहाँ पर बिल बना लेता है, अंदर की चीजों को खुद खोद करके ऊपर लाता है। और इस तरह से पूरा धीरे 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 जब परिपक्व हो जाता है ये सब चीजें,
तब जाकर के ये मिट्टी में बदल जाता है। मतलब एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछेगा कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो आप लिखिएगा चट्टानों के टूटने फटने, भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है। भौतिक का मतलब क्या हुआ, तापमान में परिवर्तन हो गया। रासायनिक का मतलब क्या हुआ, जल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अम्ल। इसके अलावा जैविक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, जो सूक्ष्म जीव है, जो पेड़ पौधा है, उसको जो है जीवों के द्वारा सड़ाना, गलाना, इस सब के द्वारा होता है। और मृदा जो है ना, जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनता है। ये ध्यान दीजिएगा, मृदा जो है ना, जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनता है। और एक बात ना, आप लोग जब किताब पढ़िएगा, इस चैप्टर को पढ़िएगा, तो एक शब्द आपके पास आएगा, ह्यूमस। ये ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, मतलब जितना जानवर है, जितने भी जीव जंतु है और पेड़ पौधा है, उसका जो सड़ा गला रूप जो होता है, यानी सड़ा गला करके जो अवशेष हुआ, उसी को मतलब क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, जो कि मिट्टी के लिए बहुत जरूरी होता है। ह्यूमस मिट्टी के लिए बहुत जरूरी होता है। ह्यूमस समझ गया कि नहीं? पेड़ पौधा और जितने भी जीव जंतु है, उसका जो सड़ा गला हुआ चीज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। तो मिट्टी जो है, ये जैव, जैव का मतलब होता है ह्यूमस, और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनता है। तो अब ये जैव और अजैव क्या होता है, ठीक ना। जैव और अजैव क्या होता है? जैव तो मैंने बता ही दिया, पेड़ पौधा में भी जीवन होता है, और जितने भी जीव जंतु उसमें जीवन होता है। ये सर गल करके जो तैयार होता है, तो उसको हम लोग ह्यूमस कहेंगे। तो एक ह्यूमस से बनता है मिट्टी, और दूसरा अजैव। अजैव का मतलब जिसमें जीवन नहीं है, जैसे जल हो गया, सबसे पहले चट्टान जो टूटता फटता है सबसे पहले, है ना। मूल तो चीजें चट्टाने है मिट्टी बनने में। तो चट्टान, चट्टान के बाद जल, जल के बाद वायु, वायु के बाद खनिज पदार्थ, जैसे मिट्टी में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, लोहा होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, तो ठीक है ना। तो वायु हो गया, ठीक है, जल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, जितने भी खनिज पदार्थ है, जैसे लोहा हो गया, सोडियम हो गया, लोहा हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया, ये सारी चीजें जो है ये अजैव है, यानी इसमें जीवन नहीं है। तो ये सब चीजें, इसके अलावा जो है जैव, जैव का मतलब जो जीवन वाले चीजों से बनता है। यानी दो तरह की चीजें है, एक ऐसा होता है जो जीवों के अवशेष से बनता है, उसको ह्यूमस बोलते हैं, ह्यूमस भी रहता है। और जो अजैव, अजैव का मतलब जिसमें जीवन नहीं, जैसे हवा हो गया, जल हो गया, है ना, सोडियम हो गया, लोहा हो गया, जो खनिज पदार्थ है, ये दोनों चीज मिलने से जो है ये मृदा बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा लंबा हो गया। इसके बाद जो है ना, इसका सेकंड पार्ट आएगा, तो उसमें हम लोग जानेंगे मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक है, फिर मिट्टी के प्रकार के बारे में जानेंगे, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।